हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। यूपी विलेज पंचायत ऑफिसर के एक और मॉडल टेस्ट पेपर में। तो देर न करते हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पंचायत संबंधी भाग जो 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी जो पंचायत है उनका वर्णन आर्टिकल 243 और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में है। और इसके संबंधी चेंज कौन कर सकता है? तो पंचायत संबंधी जो चेंज है वो भारत की संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा किए जा सकते हैं। इसका मेंशन आर्टिकल 243 के डी के क्लॉज 4 में इसका मेंशन है। ठीक है, 243 के D4 में इसका मेंशन है कि संसद क्या कर सकती है, पंचायत संबंधी प्रावधानों को बदल सकती है। पंचायत चुनाव में संबंधित प्रतीकों की सूची कौन जारी करता है? यानी कि जो सिंबल मिलेंगे, किसको कौन सा सिंबल मिलेगा, ये कौन जारी करेगा? तो ये जारी करेगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ पंचायत के चुनाव कराना होता है भारत में, बाकी सारे चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, लेकिन पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन 1994 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक पदों पर धारण करता है तो कितने दिन के अंदर उसको एक पद छोड़ना पड़ेगा? तो 60 दिन के भीतर एक व्यक्ति को, अगर कोई 2 पदों पर है तो एक व्यक्ति को उसको एक पद को उसको क्या करना पड़ेगा? 60 दिन यानी कि 2 महीने के अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? तो जो 73वां संवैधानिक दर्जा था उसने 11वीं से अनुसूची बनाई और ग्रामीण पंचायत स्थापित करी। ग्रामीण पंचायत स्थापित करी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची बनाई गई और शहरी पंचायत स्थापित हुई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के अंदर सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के अंदर जो सचिव होता है वो होता है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण स्तर पर सचिव होता है। छठे क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्तर गांव, गांव का ग्रुप ब्लॉक और ब्लॉक का ग्रुप जिला। तो क्या आ जाएगा? डी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उनकी कार्य समिति को क्या कहते थे? तो चोल साम्राज्य था वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। वहां पर एक ग्रामीण संस्था हुआ करती थी और उसकी कार्य समिति पूछ रहा है, तो उसकी जो कार्य समिति है उसका जो नाम था वो क्या था आपका? आलूगुणम। आलूगणम और गणम। सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या था? गैर ब्राह्मणों की यह संस्था हुआ करती थी और जो आम लोग थे वो भी इसमें हिस्सा ले सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रतिभूमि या चारागाह पर किसका अधिकार होता था? तो जो मुगल शासन के दौरान जो भूमि होती थी उस पर राज्य का अधिकार हुआ करता था, मुगलों के हाथों में हुआ करता था। और ग्रामीण प्रशासन के लिए 2 व्यक्ति उन्होंने छोड़ रखे थे, एक मुकद्दम और एक पटवारी। एक मुकद्दम और एक पटवारी। और इनकी जो प्रशासन की जो इकाई थी वो गांव ही हुआ करती थी। अगला कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, उसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांव में उत्तरदायी और क्रियाशील नेतृत्व करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। तो सारे के सारे लक्ष्य थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो आपका 1952 में शुरुआत में 55 जगह पर चलाया गया था। तो सारे के सारे इसके क्या थे? लक्ष्य थे। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एक किस समिति का गठन किया गया था? तो कुछ समितियां स्टैब्लिश की गई थी
राजीव गांधी जी के द्वारा एक समिति स्थापित की गई थी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस समिति का नाम था एलएम सिंघवी। साल था 1986, 1986 साल था। और इन्होंने ये बोला कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना चाहिए, पंचायत को संविधान के अंदर दर्जा देना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात किसने करी थी? एलएम सिंघवी कमेटी ने करी थी। तो डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है बी आर मेहता, एक बलवंत राय मेहता कमेटी स्थापित हुई थी 1957 में, जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और इन्होंने 3 स्तर की सरकार की बात करी थी, जिसमें पहला गांव, ब्लॉक और जिला। तो ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो दूसरा है मंडल, तो जो अशोक मेहता कमेटी जो स्थापित हुई थी 1977 में, उसने बोला था कि भाई सिर्फ जिला स्तर को महत्वपूर्ण योगदान मिलना चाहिए। और एलएम सिंघवी कमेटी ने जो 1986 में, उसने बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। तो ऐसे हम कंपैरेटिव सारी कमेटियों की रिकमेंडेशन को देखते चलेंगे। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी बनी थी? तो अगर हम यहाँ पर इस समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, जिसने 1958 में अपनी रिकमेंडेशन दी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी, जिसने 1978 में अपनी रिकमेंडेशन दी। एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में बनी थी। जीवी के राव कमेटी 1985 में बनी थी। पी के थुंगन कमेटी 1988 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो जिला योजना है उसमें किसे सम्मिलित किया गया है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, या सभी को? तो क्या आ जाएगा इसमें? सभी को आ जाएगा, डी आ जाएगा इसमें सही आंसर। अगला कह रहा है वह राज्य जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर पूछे कि सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो सबसे पहले तो लागू हुई थी राजस्थान, नागौर, राजस्थान 1958 में। और पूर्ण रूप से सभी जगह पर, तो उसमें आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसमें आएगा आंध्र प्रदेश। कि पूरे राज्य में पंचायत व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो आंध्र प्रदेश। और सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगला कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कौन कौन से कार्य है? यानी कि जो 73वें संशोधन है उसके जो पंचायत के जो कार्य है उनका मेंशन किसमें है? तो 11वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में इसका मेंशन है। 11वीं अनुसूची में इसका मेंशन है। जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पंचायत का मेंशन है। 11वीं 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से जुड़ी हुई है। और 13वीं अनुसूची भारत के संविधान में है ही नहीं। नेक्स्ट बात करें हम 16वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित है? तो जो ये क्षेत्रीय पंचायत है इसमें क्या है? महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। और इसका मेंशन किसमें लिखा हुआ है? 73वें संविधान संशोधन के अंदर लिखा हुआ है। सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायतों में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? तो बेसिकली क्या है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, जबकि न्यूनतम है कितना? 1/3। और इसका मेंशन किसमें है? आर्टिकल 243 के घ के क्लॉज 3 में आरक्षण का मेंशन है। ठीक है, आरक्षण का जो मेंशन है वो 243 घ में है। और इसकी एंड कोई लिमिट नहीं होगी, इसका मेंशन 243 घ 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करता है? तो बेसिकली क्या है भाई, एक गांव है, फिर ब्लॉक है, फिर जिला है। लेकिन जो ब्लॉक स्तर पर तभी है होता है अगर जो पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा होती है उस इलाके की। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करेगा? ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल इस चीज को डिसाइड करेगा कि पंचायत के वहां पर
कितने स्तर होने चाहिए। पंचायतों की शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत के पास कितनी शक्तियां होगी, ये राज्य का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिसाइड करेगी। डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन कब हुआ? तो पंचायतों के अंदर जो छठे जो चुनाव हुए थे वो 1988 में हुए थे। 1988 के अंदर छठा सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ था। डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो भारत के जो 21 राज्य है, ठीक है, भारत के 21 राज्यों में जो पंचायत है उसके अंदर 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, और इसका मेंशन आर्टिकल 243 के क्लोज डी में है। 243 डी हम बार बार देख रहे हैं, 243 डी में मेंशन है महिलाओं का आरक्षण, जो मिनिमम 1/3 है, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगला कह रहा है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या करना था, गांव को एक गांव को आदर्श गांव के रूप में डेवलप करना था, और इस योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2009 को हुई थी। और इसमें चयन करने का आधार क्या रखा गया था कि उस गांव में 50% पॉपुलेशन किसकी होनी चाहिए? ठीक है, तो उस गांव में 50% पॉपुलेशन एससी की होनी चाहिए, अनुसूचित जाति की होनी चाहिए, ठीक है, एससी की होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट की, न कि एसटी की। नेक्स्ट बात करें, ग्राम पंचायतों को कुशल बनाने के लिए कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसको कुशल बनाने के लिए आपकी स्मार्ट ग्राम योजना भी चलाई जा रही है, और स्मार्ट पंचायत भी। सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 24 की बात करें, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को पहली बार किस अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरुआत में चलाया गया और फिर इसको आगे एक्सटेंड किया गया। तो पंचायतों को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत हुई थी। इसको 2018-19 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2018-19 से लेकर 21-22 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कुटीर ज्योति ग्राम कार्यक्रम जिसके तहत गांव के अंदर, ठीक है, गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ था, कुटीर ज्योति कार्यक्रम, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था? 1888 से लेकर 1899। इसमें क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों तक बिजली पहुंचाई जाए। डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। अब हम बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। अटल भूजल योजना जो वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई एक योजना थी, जिसके तहत क्या किया जाना था, 1 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया था। ये वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी थी कि पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बचाया जाए। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2020 में अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को हुई थी, और इसमें क्या था कि जो इससे पहले की जो जवाहर रोजगार योजना थी उसको चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बदल दिया गया। तो अगर आपसे जवाहर रोजगार योजना पूछे, समृद्धि नहीं लगाना लगा हुआ है, तो 1889 टू 90 लगाना है, लेकिन अगर समृद्धि लगाना है तो फिर ये यहाँ पर 1999 है, ठीक है, 1999 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और इसका उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार देके उनके जीवन को अच्छा बनाया जाए। अगला कह रहा है, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1955 में, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, बच्चों को 8वीं क्लास तक के बच्चों को दोपहर का कुक्ड फूड स्कूलों में मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पूरे देश में कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई थी 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2021 को इसको लागू किया गया था।
जिसमें ड्रोन के द्वारा सर्विंग करना, इसके अलावा बाकी और इंफॉर्मेशन के लिए तो ये इस व्यवस्था को शुरू किया गया था कि पंचायतें जो पंचायत हो वेल एस्टैब्लिश्ड रहे। तो 24 अप्रैल 2021 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना शुरू की गई। तो किसानों को बेटर इंफॉर्मेशन के लिए, किसानों की अच्छे बेटर इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे, इसके लिए किसान मित्र योजना शुरू की गई थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश के द्वारा किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001 को। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच में कितना है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो है वो ये कहता है कि भाई जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में कितना रहेगा? तो इसका जो शेयर रहेगा वो 60-40 रहेगा, ठीक है, 60-40 रहेगा। केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में। अगला कह रहा है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना, गुणवत्तापूर्ण प्रभावित क्षेत्र, सूखाग्रस्त और रेगिस्तान क्षेत्रों में सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि में स्वच्छ पेयजल को प्रोवाइड कराना। स्कूल हुआ, आंगनवाड़ी हुआ, केंद्र हुआ, पंचायत भवन हुआ, स्वास्थ्य केंद्र हुआ या कम्युनिटी सेंटर हुए, वहां पर नल लगवाना। तो सारे के सारे ही इससे ये जुड़े हुए थे, ठीक है, सारे के सारे ही इससे ये जुड़े हुए थे, ठीक है, तीनों के तीनों ही सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें हम, और जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। अगर हम बात करें 33वें क्वेश्चन की, 33वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनरेगा एक्ट था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, उससे उसका अगर आप लाभार्थी होना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो इसमें क्या होता है, एससी एसटी से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। किसी भी परिवार का जो वयस्क सदस्य है, किसी भी परिवार का जो वयस्क सदस्य है वो मनरेगा के अंदर काम कर सकता है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत नागरिक घोषणा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से की गई? तो पंचायती नागरिक जो घोषणा है, जिसके नागरिक चार्टर है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो इसकी घोषणा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान दोनों ने मिलके करी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 35वां, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र गांव पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना चाहिए? यानी कि अगर आप गांव में कोई छोटा सा माइक्रो फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो क्या होगा, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको ग्रामीण पंचायत के द्वारा। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए? तो 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर आपको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप छोटा उद्योग लगाओगे। पंचायती कर निर्धारण के लिए अपील याचिका पर कार्रवाई कितने दिन के अंदर की जाएगी? तो ये जो कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, ये कराई जाएगी 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर पंचायत से जुड़े हुए टैक्स के इशू में 30 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानलय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो जो इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है, हैदराबाद के अंदर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय। नेक्स्ट बात करें, मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा और कौन करता है? ठीक है, मनरेगा जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसका बिल आया था 2005 में, जिसको लागू किया गया 2006 में, महात्मा वर्ड इसमें जोड़ा 2009 में। वो कह रहा है इसका जो लेखा जोखा होता है उसको कौन रखता है? ठीक है, तो इसका जो लेखा जोखा रखने का जो काम है वो ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा ऐसा किया जाता है। ग्राम पंचायत सहायक जो है इसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का लेखा जोखा कौन रखता है? ग्राम पंचायत सहायक रखता है। ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण कहाँ होता है? तो कितनी पैसे है और उसको कहाँ रखा जा रहा है?
तो ये सब सिर्फ पंचायत सचिवालय में ये चीज होगी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, पंचायत सचिवालय में ये चीज होगी। अगला कह रहा है सीएससी का क्या कार्य नहीं है, तो सीएससी पासपोर्ट बनाएगी क्या, बीमा कराएगी क्या, जन्म प्रमाण पत्र, या नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म सबमिट करना। तो पासपोर्ट भी बना के देगी, बीमा भी कर देगी, जन्म प्रमाण पत्र भी बना देगी, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं करेगी। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सीएससी का कार्य नौकरी के लिए आवेदन सबमिट करना नहीं है। अगला कह रहा है कॉमन सेंटर जो सीएससी जो बने हुए हैं, इनसे फायदा क्या हुआ है, क्या महिलाओं को के अधिकार में बढ़ोतरी मिली है क्या, सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में, समावेशी दृष्टिकोण, या रोजगार सृजन। तो सारे के सारे ही काम इसके द्वारा हुए हैं। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कॉमन सर्विस सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कॉमन सेंटर ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, ऑन डिमांड शासन व्यवस्था उपलब्ध कराई है, डिजिटली लोग और ज्यादा अवेयर हुए हैं, या डिजिटली और ज्यादा वो सक्षम हुए हैं। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सारे के सारे ही सही हो जाएंगे। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 2014 में। आश्रय बीमा योजना, आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य जो है वो है बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना आश्रय बीमा योजना के का टारगेट है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। आश्रय बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2001 में। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब शुरू हुई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का जो टारगेट था वो था गांव में निरंतर बिजली रहे, और इसकी शुरुआत जो हुई थी आपकी 1969 टू 70। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 का हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट बात करें, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल, यानी कि जल जीवन मिशन के द्वारा कब तक सब घरों में फंक्शनल टैप पहुंचा दिए जाए। तो इसका जो टारगेट था वो 2024 तक, 2019 में इसको शुरू किया गया और 2024 तक इसका टारगेट था। भारत में कुल कितनी पंचायतें जियो टैगिंग शुरू की गई? जियो टैगिंग यानी कि वहां से आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफिकली वहां पे वो कनेक्टेड है और वहां की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो 2,49,147, 2,49,147 डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल पंचायतों में से 2,49,000 यानी कि 2.5 लाख के करीब पंचायतों को जियो टैगिंग से जोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ई मंडी में कितनी मंडियां संबंध है? तो ई मंडी में से जुड़ी हुई जो है वो है आपकी 251। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 251। ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया गया है? तो इसके तहत 7 प्रमुख मापदंड है, 7 आधार है। ठीक है, ई गवर्नेंस पहल में कितने आधार है, 7। बच्चों के जन्म का रजिस्ट्रेशन के संबंध में, तो जो बच्चे के जन्म संबंधी जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो 1 साल तक आपको बिना पैसे के ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप 15 साल तक आप क्या करोगे, आपको फाइन के साथ अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल तक आप फ्री करा सकते हो, उसके 1 साल से लेकर 15 साल तक आपको अलग से क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अनुसार कि किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म संबंधी मृत्यु पंजीकरण होता है? तो ये आपने पढ़ के जाना है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969। तो इसकी धाराएं आपसे पेपर में पूछेगा। तो किसी भी व्यक्ति का जो जन्म का या मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो धारा 12 में, ठीक है, इसकी धारा 12 में किसी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रार अपने कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? रजिस्ट्रार जो भी काम करता है उसकी जो सूचना भेजता है वो भेजता है मुख्य रजिस्ट्रार को। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है पंचायतों को पैसा कहां से आता है? पंचायतों के पास पैसा कहां से आता है? तो केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है, और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं से भी मिलता है। तो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, केंद्र सरकार के सोर्सेस हो जाएंगे। अगला कह रहा है कौन सा शुल्क ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है? कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको ग्रामीण पंचायत लगाती है? ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो वधशालाओं पर शुल्क, जल शुल्क और सिनेमा पर शुल्क, तो सारे के सारे क्या है, ग्रामीण पंचायत लगा
सी है, डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में बताना है। तो राज्य में चतुर्वित्त आयोग कार्य क्रियान्वित है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी त्रिपाठी है। और पहला जो वित्त आयोग था वो 1994 में गठन किया गया था। और जिसका इसके जो राज्य वित्त आयोग है, इसके गठन का जो वर्णन है वो आर्टिकल 243 के यू में है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 54 की, तो 54 का जो आंसर है, ठीक है, 54 का जो आंसर है वो सिर्फ सी है, तीसरे वाला ही सही है, ठीक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 5वां वित्त आयोग लागू है, जिसके जिसके हेड आनंद मिश्रा है, ठीक है। तो चौथा वित्त आयोग नहीं है, 5वां है जिसके हेड आनंद मिश्रा है। और वित्त आयोग यहाँ पर 1994 में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता लाता है, तो बात सही है। वित्त आयोग के अनुच्छेद 275 के तहत स्थापित है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 55 की, तो जो इसमें पहले वाला है ना वो ही सही है, क्योंकि जो वित्त आयोग है उसका मेंशन आर्टिकल 280 में है, न कि 75 में। तो इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ ए ही सही हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करें, वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कौन सा सहायता अनुदान ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा है, यानी कि किस हिसाब से पैसा मिलता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो रेशियो रहता है वो रहता है 70-30 का, 70-30 का ये रेशियो रहता है, ठीक है। तो आंसर जो क्या हो जाएगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इंदिरा आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 और 86 में हुई थी। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी 1985 और 86 में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, यानी कि गांव का होलिस्टिक वे पर गांव का डेवलप किया जाए, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 से हुई थी। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें कार्य करना आरंभ की, यानी कि जब पंचायती राज अधिनियम वहां पर लागू हो गया और पहली पंचायत स्थापित हो गई 15 अगस्त 1949 को, तो उस टाइम पर यूपी में कितनी पंचायतें थी, तो उस टाइम पर यूपी में 35,000 पंचायतें थी, ठीक है, 35,000 पंचायतें थी। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से कौन सी अवधि न्यूनतम है, यानी कि कौन सी फसल ऐसी है तो जल्दी पककर तैयार हो जाती है, ठीक है। तो जो मूंग है वो जल्दी पककर तैयार हो जाता है, मूंग को पकने में 60 दिन लगते हैं, जबकि मसूर और चना को पकने में लगभग 90 दिन, और अरहर को पकने में 260 दिन लगते हैं। नेक्स्ट बात करें, तो निम्नलिखित में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो कौन सी ऐसी फसल है जिसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो अगर हम इस फसल की बात करें, तो जो आलू है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसको गरीब का मित्र कहा जाता है। यह जो फसल है मुख्य दक्षिण अमेरिका की है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरा रहता है, और इसमें एक बीमारी लगती है जिसको झुलसा रोग बोलते हैं। तो आपसे पूछा है झुलसा रोग कौन सी फसल से जुड़ी हुई है, तो आलू से। नींबू, तो नींबू उत्तर प्रदेश में ज्यादातर कहाँ होता है, तो प्रतापगढ़ आपने याद रखना है, ठीक है, प्रतापगढ़ में नींबू होता है, ठीक है। सहारनपुर और मेरठ इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सहारनपुर और मेरठ इसका सही आंसर हो जाएगा, नींबू की प्रधानता सहारनपुर और मेरठ में। फिर औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगारों के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपना पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, यानी कि कहाँ पर फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए
ठीक है, ये कहाँ कर रही है, वो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल रहा है। नेक्स्ट बढ़े 65 की तरफ। तो इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान में है? तो अगर हम इसकी बात करें, इफ्को तो यहाँ पर ना बरेली के पास एक जगह है। ठीक है, बरेली के पास एक जगह है आंवला नाम की। तो वहां पर इफ्को के द्वारा एक यूरिया का कारखाना लगाया जा रहा है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिया का, इफ्को द्वारा यूरिया का कारखाना कहाँ पर, आपका आंवला नाम की जगह पर। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने उत्पादित करते हैं। तो ये कुछ जगह है, और ये क्या उत्पाद करते हैं? ठीक है, ये उत्पाद करते हैं आपके सीमेंट। सीमेंट के लिए जाना जाता है आपका चुर्क नाम की जगह, आपने याद रखना है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, चुर्क नाम की जगह। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है? अगर हम बात करें काली मिट्टी के बर्तन के लिए, तो जो आजमगढ़ जो जिला है वो फेमस है काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, काली मिट्टी के बर्तन के लिए, ठीक है, आजमगढ़ फेमस है। कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के इसकी बात करें तो ये है आपका नरोरा। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और काकरापार गुजरात में है। नेक्स्ट है, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, कभी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी। ठीक है, जिसको आगे चलकर हमने NH1 और NH2 के रूप में विभाजित कर लिया। तो जो NH2 है वो दिल्ली से कोलकाता के बीच में है, और ये कौन कौन से शहरों से होकर गुजरता है? तो ये आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद, इटावा, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय, फतेहपुर में गुजरता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ से ये नहीं गुजरता, ये गुजरता है आगरा से, कानपुर से, फिरोजाबाद, इटावा, प्रयागराज, मुगल सराय, फतेहपुर से होता हुआ कोलकाता ये जाता है। तो अलीगढ़ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1975 में, जिसमें पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े हुए थे, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इनका गोरखपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, जिनको 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। काकोरी केस हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी जो इंसिडेंट है, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट अब इसका नाम रख दिया गया है, एक्शन। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसका नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ? तो इसका नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। पहले 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ा। आगरा और अवध को मर्ज करके ना उनके नाम पर संयुक्त प्रांत, इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को पड़ा। 9 नवंबर 2000 को इसके 13 जिले अलग होकर एक नया राज्य बना था, जिसका नाम था उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ये चीज आपने याद रखनी है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो सहारनपुर के अंदर शाकुंभरी देवी का मेला लगता है। और वाराणसी की बात करें तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर पूछ लेंगे आपसे, तो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है आपका, ठीक है, वाराणसी में। मेरठ, मेरठ जाना जाता है नौचंदी के लिए। ठीक है, नौचंदी के लिए जाना जाता है आपका मेरठ। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो बेसिकली एक पत्रिका थी, इसको किसने संपादित किया था? ठीक है, तो इस पत्रिका का नाम था बाल बोधिनी। बाल बोधिनी पत्रिका को संपादित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये महिलाओं से जुड़ने वाली
पहली पत्रिका थी। ठीक है, पहली ये क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी। अगला कह रहा है कौन सी जनजाति, कौन सी ट्राइब है उत्तर प्रदेश की जो बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक है, तो बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में एक महागीर नाम की ट्राइब है। ये सारे फिशरी फिशिंग सेक्टर से ये जुड़े हुए हैं, मछुआरे हैं ये, और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? ठीक है, तो लखनऊ में है आपकी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, जो 1985 में जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर वैट कब से लागू होना शुरू हुआ? ठीक है, वैट की शुरुआत जो हुई उत्तर प्रदेश में वो 1 जनवरी 2018 से 2008 से हुई। 1 जनवरी 2008, यानी कि 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम, तो देश भर के स्तर पर तो मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी, और यूपी में भी इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1975 से हो गई थी, जिसमें क्या होता है, बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है, पका पकाया खाना दोपहर का मिलता है। 78 ये कह रहा है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे तालाब को खोदा गया था, ताकि एक तो लोगों को रोजगार मिल जाए, और दूसरा क्या हो कि भाई पानी का कंजर्वेशन हो जाए। तो इसके लिए अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो अमृत सरोवर का जो उद्घाटन है वो 13 मई 2022 को जो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के यहाँ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला, 13 मई 2022। किसने? मुख्तार अब्बास नकवी ने। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ है, यानी कि कौन से किस जगह पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पॉपुलेशन घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो गाजियाबाद, फिर वाराणसी, लखनऊ और भदोई। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोई, ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले यानी कि जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। कम जनसंख्या घनत्व में ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है। ठीक है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? तो एनडी तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, न कि राज्यपाल। बाकी सारे राज्यपाल रहे हैं मोतीलाल वोहरा, पीवी गिरी, रमेश भंडारी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो आपका ओरेकल है, ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा डॉस, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारे, और ओरेकल, ये ओरेकल नहीं है। ठीक है, बाकी सारे क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा ब्राउजर नहीं है? ठीक है, ब्राउजर की बात करें तो सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम सारे ब्राउजर है, लेकिन पांडा एक ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, तात्कालिक संदेश प्रेषण यानी कि तुरंत मैसेज भेज दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हैंग आउट। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तुरंत मैसेज भेजने को हैंग आउट कहते हैं। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर आप कितने वर्कशीट शामिल होती है? तो डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो डिफॉल्ट तौर पर आपको 3 वर्कशीट मिलेगी। ठीक है, डिफॉल्ट तौर पर आपको 3 वर्कशीट मिलेगी। ये 5 की बजाय यहाँ पर आपने ठीक करना है, ये क्या हो जाएगा, 3।
नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में कौन एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, यानी कि एमएस वर्ड में आप क्या नहीं कर सकते? लाइव स्ट्रीम, स्पेलिंग चेक कर सकते हो क्या, या वर्ड का डिक्शनरी मिल सकती है क्या, या आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो क्या? तो अगर हम इसमें बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग आप एमएस वर्ड में नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर सकते हो, डिक्शनरी ढूंढ सकते हो और उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको क्या दबाना पड़ेगा? तो ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 दबाना पड़ेगा एमएस एक्सेल के अंदर ओपन करने के लिए। आप 10 पेजों के सेट के केवल 2 पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए आप कैसे बढ़ोगे? ठीक है, यानी कि आपके पास 10 पेज है, लेकिन उनको आपको प्रिंट उसमें से दूसरे नंबर का करना है और तीसरे नंबर का करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पेज विद रेंज 2 और 3, ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? अगर हम बात करें प्यूमा की, तो प्यूमा की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये प्यूमा की क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की कंप्यूटिंग गणना जो भंडारण और यहाँ तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें क्या होता है, आपका डेटा स्टोर हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। एसटीबीआर शब्द का क्या अर्थ है? एसटीबीआर शब्द की अगर हम बात करें तो सेगमेंट टेबल बेस रजिस्ट्रेबल, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म में काम आती है, यानी कि सीखने में काम आती है? तो अगर हम लर्निंग एल्गोरिज्म की बात करें तो ये है क्लस्टरिंग। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लस्टरिंग जो है वो लर्निंग एल्गोरिज्म में काम आती है। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से, तो जो बाजार उन्मुख क्लाउड कंप्यूटिंग है उससे क्या होता है, क्या लाभ मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। केवल क्लाउड सेवा प्रदाता लाभान्वित होते हैं, सॉरी, सी क्या आंसर हो जाएगा, सभी को इससे फायदा होता है, क्लाउड सेवा प्रदाता को भी, यूज करने वालों को भी, और जो बीच में कॉन्ट्रैक्टर होता है उनको भी। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम परम था, तो भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो कब आया था? तो ये 1991 के अंदर आया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1991 के अंदर ये आया था। अगला कह रहा है एएलयू कंप्यूटर का एक हिस्सा है। एएलयू जिसको आर्कियोलॉजी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है। तो वो कह रहा है कि भाई ये किसका हिस्सा है? तो ये एक प्रोसेसर का हिस्सा है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर का ये एक हिस्सा है। सरपंच के विचार विमर्श के उपरांत ग्राम सभा के एजेंडे को अंतिम रूप कौन देता है? तो ग्राम सभा में जो भी एजेंडा होता है उसको अंतिम रूप जो दिया जाता है वो पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा दिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फाइनल जो डिसीजन होता है वो पंचायत सेक्रेटरी। एक ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में क्या चीज है? भाई एक तो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे से भागीदारी ले रहे हो, और योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में आपसी तालमेल होना चाहिए। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन, तो जो भारत का है वो तो 1969 का है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये है 1976 का। 1976 का ये है। महिला सशक्तिकरण योजना महिलाओं के अधिकारों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण की जो योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी। महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। आज का ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने में किसकी भूमिका होगी? तो आत्मनिर्भर कब बनेगा भारत, यानी कि दूसरों पे डिपेंड ना हो,
इसके लिए जरूरी है कि हमारे गांव क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। गांव आत्मनिर्भर हो जाए तो अपने आप देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो आत्मनिर्भर पंचायत की जरूरत है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ये थे हमारा एक प्रैक्टिस सेट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।